हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल का क्लास 6 का दूसरा चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। हमारे पृथ्वी गोलाकार है, गोलाकार नहीं चपटा है, इसलिए आंसर ही गलत हो। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है में एक वास्तविक प्रतिरूप है, जिस पर देशों का, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो याद रखना, ये सब दोनों कथन, 2 और 3 जो है कथन, इसका क्या हो जाएगा, सही है। हमारे पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों के, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ग्लोब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार। इनमें से एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदुएं जिनसे होकर सुई गुजरती हैं, वे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं। इसके सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति उत्तर से दक्षिण की ओर घुमाया जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा, घुमाया जा सकता ही गलत है, इसलिए आंसर 1 और 2 सही होगा। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती हैं, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। विषुवत-वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताए? तो इसका आंसर जो होगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला देखते हैं डिस्कशन किस प्रकार दिया हुआ है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट, इसे विषुवत-वृत्त कहा जाता है। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक विषुवत-वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत-वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों की अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है, जिसे अंश में मापा जाता है। विषुवत-वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, जबकि विषुवत-वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। उपयुक्त कौन सा कथन सही है, यह बताना है। कौन सा कथन जो है सही है? तीनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पृथ्वी उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यह दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत-वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत-वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को
अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाते हैं। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अक्षांश का 1/4 यानी 90 अंश। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। 90 अंश पूर्वी अक्षांश पूर्वी ध्रुव को दर्शाता है। 90 अंश पश्चिमी अक्षांश पश्चिमी ध्रुव को दर्शाता है। तो याद रखना इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा 1 और 2, क्या हो जाएगा? 1 और 2। 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। यानी ये कहा जा रहा है, जैसे कि आपको बता दिया जाए तो इस तरह मान लेते हैं, एक पृथ्वी काल्पनिक रूप में मान लीजिएगा, ये क्या है? विषुवत रेखा है। इस तरफ जो है इस तरह जो है 90 जो है अंश है, इस तरह में 90 अंश है। तो इधर भी 90 इधर भी 90 हो जाएगा, इस तरह बोला गया। निम्नलिखित विचार कीजिए। आपको पहले बात ये बताइए, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांश रेखा किसे कहते हैं? इस प्रकार मान लेते ये पृथ्वी है, तो इधर से इधर ये लाइन खींचा गया जो है, इस तरह जो खींचा गया है, ये क्या है? अक्षांश रेखा है। याद रखना, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये हुआ और इस तरह से जैसे देखें, ये जो है इस तरह लाइन खींचा गया जो है पृथ्वी को काल्पनिक रेखा जो है ये कहा जाता है देशांतर रेखा। इस तरह जो खींचा गया इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहा जाता है। इस तरह जो खींचा हुआ उसे अक्षांश कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी देशांतर कहा जाता है। याद रखना, यानी ये क्या कर रहा है, ये विषुवत हुआ, इसके सभी उत्तर वाले देशांतर रेखा को उत्तरी देशांतर कहा जाता है। तो ये तो सही है। विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी देशांतर कहा जाता है, ये भी सही है। तो नीचे वाले यानी ये हुआ पृथ्वी, तो इसके ऊपर वाले सभी अक्षांश रेखा उत्तर में जितना भी अक्षांश रेखा है उत्तरी देशांतर रेखा का है। देशांतर बोला है, देशांतर इस प्रकार होता है। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही है? सही तो याद रखना उत्तरी समांतर रेखा देशांतर उत्तरी, तो दोनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर यहाँ क्या दे है? ना यहाँ पर याद रखना इसका आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक होगा। यहाँ क्या देशांतर बोला है? देशांतर आप किसे ये देखिए, इस तरह क्या होता है, यहाँ से खींचे इस तरह लाइन, यहाँ से खींचे इस तरह लाइन, फिर यहाँ से खींचे, फिर इस तरह, इसी तरह जो है इस तरह खींचा जाता है। माने तो लारंजी नहीं होता है, जो लारंजी को ऊपर का छिलका फेंकते हैं, इस प्रकार अंदर से निकलता है, इस तरह पार्ट कटा हुआ, उसी तरह जो है देशांतर रेखाएं खींचा जाता है। तो उस तरह में भाग नहीं बटा हुआ। लेकिन अक्षांश रेखा में याद रखना ये विषुवत रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इस प्रकार तो विषुवत रेखा के इधर जितना होगा दोनों को बराबर भाग में बांटता है। कौन?
विषुवत रेखा, इसलिए ना तो एक होगा ना तो दो, देशांतर अक्षांश होता तब दोनों सही हो जाता। विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखा को अक्षांश कहा जाता है। यानी विषुवत रेखा के जितने सभी उत्तर वाले अक्षांश को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? महाराष्ट्र में चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश के उत्तर में स्थित है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश पूर्व में स्थित है। पूर्व में ब्राज़ील में बेलो होरिज़ोंटो विषुवत वृत्त 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ये सही है। ये तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा 1 और 3। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कह सकते हैं चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटो 20 डिग्री दक्षिणी स्थान पर स्थित हैं। अब देखते हैं नीचे सूची 1 से सूची में कर्क रेखा किसे कहते हैं? कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाए। मकर रेखा किसे? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त किसे कहते हैं? उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 66.5 डिग्री ये नहीं होगा, इसका कर्क रेखा या साढ़े उत्तरी, ये मकर रेखा हो गया। उत्तरी ध्रुव जो होगा 66.5 डिग्री उत्तर में, दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है दक्षिण ध्रुव वृत्त होगा 66.5 डिग्री। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का ख, 2 ग, इसलिए आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अंश, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी। विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ये कथन सही है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है तथा इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ये भी सही है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर पर ऊपर नहीं होता है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा सही नहीं? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर पर नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा सही नहीं है। 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 3। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। कहाँ? जब मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच जो है वर्ष भर में
सूर्य जो है दोपहर में एक बार सिर पर जरूर होता है, ठीक सिर के ठीक ऊपर जरूर होता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी देखने को मिलता है। इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, अभी पढ़ चुके हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये भी सही। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान उच्च रहता है, इसीलिए इन्हें उष्णकटिबंधीय। गलत है। कौन सा कथन सही? 1 और 2 जो है कथन सही होगा। ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में एवं दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, इसीलिए शीत कटिबंध कहते हैं। ये विषय। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य स्थिति से ज़्यादा ऊपर आ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र तापमान मध्यम होता है, इसीलिए शीतोष्ण कहलाता है। 3 नंबर गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा सही नहीं है। 2 और 3 जो है ये भी सही नहीं है और 3 भी सही नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आते। क्षितिज से ज़्यादा क्या आता? ऊपर नहीं आ जाते, इसीलिए यह शीत कटिबंध कहलाते हैं। टोंगा द्वीप एवं मॉरिशस द्वीप जो एक अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, यह क्रमशः किस महासागर में स्थित है? याद रखना, टोंगा द्वीप क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा मॉरिशस द्वीप जो है ये क्या आ जाएगा? प्रशांत न हिंद अटलांटिक महासागर, तो इसका प्रशांत महासागर हिंद महासागर, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोंगा द्वीप जो है प्रशांत महासागर और जो है प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने या सही पता करने का होगा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? याद रखना, इसका आंसर जो है देशांतरीय यमोत्तर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतरीय यमोत्तर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है? इनके संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच दूरी को देशांतर अंशों में मापा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देशांतरीय यमोत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देशांतरीय यमोत्तर अर्धवृत्त होते हैं। सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में ध्रुव पर मिलती हैं। इनके बीच दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई एक समान होती है, तो इसका आंसर जो होगा सभी कथन क्या होगा? सही है।
देशांतरीय यमोत्तर, यह अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य अक्ष संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश राज्य के विधशाला स्थित है ग्रीनिच। ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राज्य के वेधशाला स्थित है से गुजरने वाले यमोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम की गिनती शुरू की जाए। यमोत्तर के प्रमुख यमोत्तर कहते हैं, यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रमुख यमोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो इसका आंसर जो है तीनों कथन जो है सही है। ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राज्य के वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर के प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू परसु का देते हैं तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानने के रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिमी यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर किसके द्वारा ग्रिड बनी होती है? ग्लोब पर जो है किसके द्वारा ग्रिड बनी होती हैं? अक्षांश समांतर रेखाओं, देशांतर यमोत्तर रेखा के द्वारा। दोनों सही हो जाएगा। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं, देशांतरीय यमोत्तर रेखाओं द्वारा बनी ग्रिड को देखें। ग्लोब पर किसी भी स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं, केवल देशांतर से, केवल अक्षांश से नहीं, अक्षांश एवं देशांतर दोनों से। आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। असम में धुबरी किस अक्षांश एवं देशांतर पर स्थित है? तो याद रखना इसका आंसर जो होगा 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के हैं। असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति, ये सही है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय अस्त के समय सबसे लंबी होती है। ये दोनों कथन क्या है? सही है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो है अगला जो है तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने जाएंगे, और जो है हम लोग कल से जो है सेट क्या प्लेटफॉर्म का हम लोग कराएंगे। ठीक है।